हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 9 साइंस का पढ़ेंगे, जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है। पहले अगर हम एटम्स के बारे में पढ़ लेंगे और फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर है, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जो आपका चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर मेरी बात मानो, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अगर हम मिक्स करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 3 में है और पूरा चैप्टर हम पढ़ने के बाद चैप्टर 4 में दोबारा पढ़ते हैं। अगर हम उनको सीरीज़ वाइज, अगर मैं लाइन वाइज जैसे आपको पढ़ाऊँ, अगर आप वैसे पढ़ोगे तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपको एक स्टोरी जैसी लगी, बहुत ईजी है। ठीक है। पढ़ते हैं तो मैं आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों साथ में कराऊंगी। तो इसमें ना क्या कहते हैं, आपको थोड़ा मिक्स करके पढ़ाऊंगी। ठीक है। चैप्टर 3 में कभी कोई टॉपिक, कोई कभी चैप्टर 4 का, बट मुझ पे आप यकीन कर सकते हैं आपको ये समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो, जो हमारे एशियंट इंडियन और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो हमेशा यही चिंतित रहते थे कि जो ये मैटर है, आखिर ये किस चीज़ का बना है। ठीक है। हमेशा इसी बारे में चिंतित रहते थे कि आखिर ये मैटर होता क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है। अच्छा, मुझे ये बताओ पहले कि मैटर क्या है। आपने क्या कहते क्लास 9th में ही चैप्टर 1 है मैटर, क्या कहते मैटर के बारे में, तो उसमें आपने मैटर वर्ड तो पढ़ा होगा, है ना। तो मैटर वर्ड का मैटर तो चैप्टर में ही आता है पूरे, है ना। तो मैटर है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ मैटर क्या है। थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। सोचो, मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जिसके पास अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होती है, मैटर। अच्छा, ये बताओ, तो ये मैटर है। ठीक है। तो जो एंशिएंट इंडियन और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो हमेशा इसी बारे में चिंता रहते थे कि क्या कहते ये हमारे क्या कहते जो मैटर है वो बने किसके होते हैं। ठीक है। जो ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर जो था, वो कंसिडर बहुत सारे, मतलब आखिर मैटर को हम कब कितना मैटर को हम डिवाइड करें, वो ये जानना चाहते थे बेसिकली कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या चीज़ है वो, मतलब मैटर किसका बना है, वो ये जानने के लिए एकदम उत्सुक रहते थे। ठीक है। तो उसी मतलब इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था महर्षि कन्नड, इंडियन फिलोसफर जिनका नाम है महर्षि कन्नड, ये देखो, ये महर्षि कन्नड। ठीक है। इन्होंने पोस्टुलेट किया था, क्या कहा था, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर माने पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ, वी शॉल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था यहाँ से, if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles, ultimately a stage will be come when we shall come across the smallest particle beyond। ठीक है। ये इन्होंने बताया। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी एक मैटर माने पदार्थ को, उसको हम क्या कहते एकदम डिवाइड करते जाए, एकदम स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में अगर हम लाए उसको, तो एकदम डिवाइड करते जाए, तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो अब आगे डिवाइड करना बंद कर देगा। ठीक है। तो उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया, जो पार्टिकल, देखो मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चौक। एक चौक है, उसको चौक मैटर ही है ना। तो उसको जब आप डिवाइड करते हो, करते जाते हो, तो उसकी एक ऐसी स्टेज आएगा, उसका एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो अब डिवाइड करना बंद कर देगा। और जो
तो उसी पार्टिकल को महर्षि कन्नड़ ने क्या नाम दिया था? वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है। जो अनदर इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम जैसे था पकुड़ा कट्टायामा, इन्होंने एलिब्रेट क्या किया था? इन्होंने कहा था say that these particles normally exist in a compound form which gives us various forms of matter। इनका क्या था कि जो ये पार्टिकल्स होते, कौन से पार्टिकल्स? यही परमाणु जो पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, यही पार्टिकल, यही जो इनडिविजिबल पार्टिकल जो आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉर्मली एग्जिस्ट करती है एक कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, हमें अकेला नहीं मिल रहा है, कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, जो क्या कहते हैं, क्या फॉर्म करता है? मैटर। देखो एटम्स 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 एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक मैटर। ठीक है। तो अराउंड द सेम ईरा, वहीं पे जो एशियन ग्रीक फिलोसफर्स थे, एशियन ग्रीक फिलोसफर जैसे जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूक्यूपस, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? सेम चीज़ वही सजेस्ट किया था। इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कोई भी एक मैटर है, अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब वो डिवाइड करना बंद हो जाएगा। और डेमोक्रिटस जो थे, उन डेमोक्रिटस ने इन्होंने इसी का क्या नाम दिया? ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स। ठीक, क्या नाम दिया इन्होंने? एटम्स। ठीक है। तो ये एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं और जो ये परमाणु हैं, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक, तो मतलब दोनों ने एक ही चीज़ कही। देखो परमाणु भी वही है, परमाणु बस हिंदी को मान लो, एटम्स इंग्लिश का वर्ड मान लो। ठीक है। देखो, और एटम्स का मतलब भी क्या होता है? इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। ये सारे किस पे बेस्ड थे? फिलोसफिकल कंसिडरेशंस पे बेस्ड थे, और इन पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया गया इन आइडियाज़ पे और 18th सेंचुरी तक। बट बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के एंड के अकॉर्डिंग, जो 18th सेंचुरी के एंड पे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज क्या किया? उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स और कंपाउंड, और एंड नेचुरली बिकेम इंस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। इन्होंने क्या कहते एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस बताया, और ये भी बताया कि वो आखिर क्यों, कैसे वो कंबाइन होते हैं। ठीक है। अब देखो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कोई सा भी मैटर हो, वो सब किससे बना है? एक एटम से बना है। तो अब वो कुछ ना कुछ क्या कहते अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कैसे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, वही सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एंटोइन एल लेवोइज़ियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। ये टॉपिक है ना, जो ये टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो ये पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ एन एटम। ठीक है, आखिर एटम होता क्या है? ठीक है, एटम आपको मैं बेसिकली बताऊँ, एटम होता है ना, मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, वो बिल्डिंग कैसे बनी है? पहले अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो जैसे वॉल्स हैं। ठीक है, मतलब थोड़े से पहले बताती हूँ। पहले वॉल्स हैं, वॉल्स को मिला के एक रूम बना, और रूम को मिला के क्या बना? एक बिल्डिंग बना, है ना। तो वो वॉल्स आखिर वो किससे बनी? वो वॉल्स किससे बनी? क्या कहते ब्रिक्स से बनी होगी, सीमेंट से बनी होगी, सैंड से बनी होगी, इन सब से मिलके वो एक वॉल बनी होगी, है ना। तो अब मैं कहूँ कि आखिर
ये बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आखिर ये किससे पूरी बिल्डिंग बनी है। तो मैं कह सकती हूँ कि एक सैंड का जो एक टुकड़ा है, एक सैंड का क्या कहते हैं एक स्मॉल ग्रेन है, उससे क्या कहते हैं उसी को मिला मिला के हमने पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है। तो उसी हिसाब से जो मेरा एक मैटर है, मैटर का मेरा मैटर मान लो मेरी बिल्डिंग है और उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसे हम क्या कहते हैं, जितने मैटर हैं, ठीक है, जितने मैटर है सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं एटम्स आखिर कितने बड़े हो सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं, एटम मैंने आपको बताया कि एटम्स हैं वो इंडिविजिबल है। ठीक है, यही बोला कि आप देखो हम उसको, जैसे मैंने बताया कि हम कोई सा भी एक स्मॉल चौक का टुकड़ा भी ले, उसको हम इतना 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 तोड़े कि अब आके वो आगे डिवाइड ना कर सके। तो जो हम एक स्मॉल चौक का टुकड़ा लेंगे, मानो मैंने इतना सा स्मॉल चौक का टुकड़ा लिया, इसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरा एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल आएगा जो अब डिवाइड करना बंद होगा। तो ये छोटे से चौक में पता बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे एटम से मिलके ये एक चौक बना होगा। इवनली जैसे ये आपकी एक, मान लो ये आपकी बुक का ही एक जो ये पेज है, ये थिन सा पेज है, यही थिन पेज कम से कम मिलियन ऑफ एटम से बने हैं। मिलियन ऑफ एटम से मिलकर ये एक पेज बना है। तो अब सोच लो ये एटम कितना छोटा हो सकता है। एटम को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। एटम को हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। नैनोमीटर्स मीटर से छोटी यूनिट होती है। ठीक है, छोटी, बहुत छोटी होती है। और क्या कहते हैं 1 मीटर में, ये देखो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं एटॉमिक के जो रेडियस होते हैं उसे हम किस में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या कहते बताओ 1, देखो इतना तो मैंने बता दिया आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होंगे। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। अरे बाबू देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, जैसे मैथ सॉल्व करते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। देखो कैसे, मेरे को बताना है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो मैं 1 नैनो, 1 मिनट, ये देखो मैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर लिख सकती हूँ। देखो बाबू सिंपल है, यहाँ पे 10⁻⁹ नैनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये मेरे को 1 का निकालना है, तो ये 10⁻⁹ मैं इधर भेज दूंगी, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड ही होगा ना। जैसे मैथ्स में सिंपल करते हैं सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक, मैं थोड़ा बहुत होच पोच कर दिया, वैसे क्लीन आपका यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स में हम मेज़र करते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, और 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर। ठीक, अच्छा ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। मान लो मेरा ये एक एटम है,
अगर मेरा ये एक एटम है, अरे अच्छा मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, देखो ये एक, मान लो एक हमारा सर्कल सा एटम है, ठीक है, फिर से गंदा ही बना है, पता नहीं कब ड्राइंग सही हो जाएगी। मान लो ये मेरा एक, अब मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा अच्छा बन जाए या थोड़ा सा बेटर बना है पहले से, ठीक है। मान लो ये मेरा एक एटम है जो कि सर्कल शेप का है, मगर ये लग नहीं रहा सर्कल शेप, है ना, ये लग नहीं रहा सर्कल शेप का, ठीक है। मान लो ये मेरा एक एटम है, ठीक, इसके बीच जब ये सर्कल शेप का तो इसके बीच में कुछ रेडियस भी होगा, हाँ होगा जी, क्यों नहीं होगा। इसका बीच सॉरी सेंटर होगा, ठीक है, जब सेंटर होगा तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, है ना, इसका फिर अपना एक रेडियस भी होगा, तो यही रेडियस को ही हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, इसी रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक। दोबारा बता देती हूँ, ये एक एटम है, एटम का कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो एक रेडियस भी होगा, इसी रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक, एटॉमिक रेडियस। और ये एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर्स में, किस में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं। दोबारा रिवीजन करवा रही हूँ, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है। और 1 मीटर किसके इक्वल होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻⁹ नैनोमीटर की इक्वल होता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो ये चीज़ है ये भी छोड़ लो, बाद में पढ़ाऊँगी, ठीक, बाद में मतलब इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगी, मगर अभी हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, ठीक है, घूम फिर के हम हर एक टॉपिक इस बुक का कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अगर एटम्स हैं, ठीक है, वो इतना छोटा साइज़ में है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो हम उसकी इतनी केयर क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा वर्ल्ड है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, किस में, एक मैटर में और एक एनर्जी में। और जो मैटर है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम, ठीक है, तो इसीलिए जितना हमारा वर्ल्ड है, इंटायर वर्ल्ड, ये किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम इसको देख तो नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो यहाँ पे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और अफेक्ट वो करते हैं ये सबको, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक स्केल रब करो, ठीक है, अपने बालों में रब कर लो स्केल, ठीक है, स्केल को रब करोगे और पेपर के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर लो, ठीक है। और जब स्केल रब करने के बाद वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास जब लेके जाओगे तो पेपर अपने आप स्केल में अट्रैक्ट हो जाएंगे। या हम बचपन में या अभी भी जब बैलून्स हमें घर में लगाने होते हैं, अरे टेप नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, अपने हेयर में एकदम रब करते हैं बालों को, ठीक है, ड्राई हेयर में रब करते हैं, और जब वॉल्स पे से वहाँ वॉल्स के पास लेके जाते हैं तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या ठंडियों में जब हम स्वेटर खोलते हैं तो हमें एकदम अजीब से आवाज़ चर चर की आवाज़ आती है, क्यों आती है ना। तो आखिर ये जो अट्रैक्शन हो रही है, ये वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आया होगा, उसी के कारण अट्रैक्शन हो रही है ना। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर आया कहाँ से, ठीक है। हमने तो कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है
है ना। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि एटम इंडिविजिबल होता है। तो आखिर फिर ये चार्ज आया कहाँ से, है ना, ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो वो ये बताने से पहले मैं ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बताना चाहूँगी। ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है ये देख लेते हैं पहले। देखो, जॉन डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बॉर्न हुए थे गरीब फैमिली में 1766 में इंग्लैंड में। ठीक है, उनका कैरियर एक टीचर से बना कि एट द एज ऑफ 12, सोचो 12 के एज में वो टीचर बन गए, और 7 इयर्स के ही बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। इन 1793 डेल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अपने बहुत सारी जो लाइफ का टाइम है वो किस में स्पेंड करते थे, या तो पढ़ाने में या तो रिसर्च करने में। और 1808 में उन्होंने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी भी प्रेजेंट की, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था स्टडी ऑफ मैटर में। देखो, हम मैटर की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एटम्स की स्टडी कर रहे थे, तो जब इन्होंने एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी तो एक टर्निंग पॉइंट आया मैटर की स्टडी करने में। ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं, चाहे कोई भी मैटर हो, सारे मैटर, कोई भी क्या, सारे मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो सब किससे बने हैं, एक स्मॉल पार्टिकल जिसे हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, इनके कुछ पोस्टुलेट्स है, क्या है कि देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर बहुत छोटे से पार्टिकल से बने हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी जब मैं आपको ऊपर लॉ पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर इडेंटिकल इन मास। जो एटम्स, एक कोई भी एक एलिमेंट होता है, कोई भी एक एलिमेंट होता है, उसका जो एटम होता है उसका अपना एक मास होगा और अपना एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। और फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो, जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो उसके पास डिफरेंट मासेज होगा, है तो है नहीं कि सेम मास होगा। भाई चल चल आपा दोनों दोस्त हैं, आपा दोनों अपना मास सेम कर लेते, ऐसा तो है नहीं। डिफरेंट एलिमेंट्स है तो डिफरेंट मासेज होंगे, है ना, चाहे वो एलिमेंट्स आपस में दोस्ती क्यों ना हो। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का डिफरेंट मास होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, मतलब जब वो कंपाउंड बनाते हैं ना तो एक रेशो में कंबाइन होते हैं, जो रेशो का होता है स्मॉल होल नंबर्स का होता है। तो ये पॉइंट भी आपको आगे भी क्लियर होगा, जब हम चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो एक रिलेटिव नंबर होता है और जो एटम काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं एक गिवन कंपाउंड में। देखो, ये 6 है ना, हमें टीचर्स कहती हैं इसे लर्न कर लो। ठीक है, बट मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लूँगी तो मेरी गारंटी है आपको कोई चीज़ लर्न करने को नहीं पड़ेगी, सब कुछ एकदम ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ लर्न करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को मिक्स करके पढ़ाऊँगी, तो वही कर रही हूँ। ठीक है, चैप्टर 4 का वैसे नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, कि एटम का आखिर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, देखो, इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो हमने देखा पढ़ा। जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर
इज़ ड्यू टू डिफरेंट एटम। देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स हैं। हाँ देखो कितने टाइप्स, देखो मैंने क्या बोला, यूनिवर्स मैटर और एनर्जी में ही बटा हुआ है। तो ये जो मैटर है अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइप किस कारण के हैं, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट है, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो एक एटम है, कोई भी एक एलिमेंट का एटम है, दूसरे एलिमेंट के एटम से वो डिफरेंट क्यों है, ठीक। और जो एटम है सच में इंडिविजिबल होता है कि नहीं होता, ठीक। तो देखो क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जैसे हम कभी भी कुछ रब करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्केल वाला, कि अगर हम स्केल को रब करते हैं ड्राई हेयर में, तो अगर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास जब ले जाएंगे तो सारे वो पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल में। क्यों हो जाते हैं, जब वो एटम से ही बना है। अब एटम के आगे कुछ नहीं, वो एटम अगर इनडिविजिबल है तो वो आखिर क्यों अट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट होने का क्वेश्चन का जवाब तो हम तभी दे सकते हैं ना जब हम ये कहेंगे कि एटम्स आर इंडिविजिबल नहीं है, वो एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है, एटम्स आर डिविजिबल। क्यों, क्योंकि अगर कुछ एटम, देखो वो मैटर एटम से बना है, एटम में आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना कि जिससे हम क्या कहते हैं वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होगा जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही जो एटम्स के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं वैसे इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, इन यही एक्टिविटीज़ के यही क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल होते हैं और कुछ कंसिस्ट करते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है। अब देखो जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो कंट्रीब्यूट करते इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, ठीक है। कि चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज एटम में जो चार्ज पार्टिकल है उनके बारे में। तो इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल। 1900 में ये पता चल गया था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, मगर वो एक ना एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसलिए जो साइंटिस्ट थे वो उत्सुक हो गए थे। यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक एक्टिविटी बताया स्केल वाला, ये बैलून वाला रब करने से क्यों वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो क्यों वो अट्रैक्शन आती है, आखिर वो चार्ज कहाँ से आया। इसी क्वेश्चन के उसमें तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है, ठीक है, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल कंटेन कर रखा है, एटम कैरी करता है इसी कारण, ठीक। तो जे थॉमसन थे, ठीक है, उन्होंने वो एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई और क्या बोला कि कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाइड से पहले ई गोल्डस्टीन जो नाम के साइंटिस्ट थे, इन 1886 में उन्होंने डिस्कवर कर दिया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। उन्होंने एक क्या कहते 1886 में डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशंस एक गैस डिस्चार्ज में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैनाल रेस भी। और आपको पता है जो ये चीज़ है ना, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, आगे जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अब जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं इनके आगे जो भी अभी हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के, इसे आप क्लास 11th में और भी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है। पहले ही मैं आपको एक काम करती हूँ, जो ये आपका ये पैराग्राफ इंग्लिश में लिख रखा है मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी आपको बता दूँगी स्टोरी, ठीक है। तो आपको और ईज़िली अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो
इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, जो ईगोस्टिन थे, इन्होंने न्यू रेडिएशन एक गैस डिस्चार्ज में डिस्कवर किया था, जिन्होंने और उसका क्या नाम दिया था, केनाल रेज। ठीक है, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और जो ये क्या कहते हैं, केनाल रेज थे, ये जो ये रेडिएशन थे, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे, जिन्होंने एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करने में रोल निभाया था। ठीक है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मगर क्या हुआ था कि जो ये दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था, ये इसके पास जो चार्ज था वो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो इसके पास चार्ज था ना, वो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल था, बट जो इनके साइन थे वो अपोजिट थे। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो देखो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो दूसरा अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी ना, वो प्रोटॉन था। ठीक है, तो ये दोनों का चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर। ठीक है, नंबर प्लस यूनिट। तो जो मैग्नीट्यूड था वो तो इक्वल था, मगर जो उनके आगे जो साइन लगे थे वो अपोजिट थे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट जो इनके नंबर्स थे, मैग्नीट्यूड थे, वो इक्वल थे। ठीक, तो इट वॉज मास अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इसका मास था वो कितना था, कम से कम 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा इसका मास था। जी, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। और इसका क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड। देखो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। और जो मास, प्रोटॉन का जो मास है उसे हम लेते हैं 1 यूनिट, और जो उसका चार्ज होता है +1 लेते हैं। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंसिडर नेग्लिबल हो जाता है, और उसका चार्ज क्या कहते हैं, -1 लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहते हैं 2000 टाइम्स छोटा है प्रोटॉन से। ठीक है, या मैं इसका उल्टा भी कह सकती हूँ, जो प्रोटॉन है वो 2000 टाइम्स बड़ा है इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो अगर मैं प्रोटॉन का मास 1 यूनिट के इक्वल लूँ तो मेरा इलेक्ट्रॉन मास सोचो 1 यूनिट से 2000 टाइम्स छोटा। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिबल हो जाता है, उसे हम नेग्लिबल इग्नोर मार देते हैं। और क्या कहते हैं, इसका जो चार्ज है, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे हम +1 लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि इनके जो चार्ज के जो साइंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो इसे हम -1 लेते हैं, इसलिए हम इसको लिखते भी ऐसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 इसलिए माइनस, प्रोटॉन का चार्ज +1। ठीक, देखो मैं दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि पहले हमने देखा कि जो एटम्स थे, महर्षि जो कन्नर थे, उन्होंने एटम्स को उन्होंने क्या कहते उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी एक मैटर है, कोई भी एक पदार्थ अगर हम उसको तोलते जाएं तो हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो इंडिविजिबल होगा, जो आप डिवाइड नहीं कर सकता। उन्होंने उसका क्या नाम दिया, परमाणु। और यही चीज़ दोबारा
क्या कहते हैं ग्रीक फिलोसफर्स ने किया, और उन्होंने क्या नाम दिया, इसी चीज़ को, परमाणु को क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। और फिर हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, ठीक। और उसके बाद हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हुई? क्योंकि जो इन क्वेश्चन डाल्टन, जो जॉन डाल्टन थे, जब उनसे पूछा गया कि आप जब कह रहे हो एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, तो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहे हो अगर एटम्स इनडिविजिबल होते हैं तो वो क्यों नहीं, क्या कहते, वो फिर क्यों, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, दो एलिमेंट को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो वो क्यों उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसी कारण वो नहीं जवाब दे पाए, तो इसीलिए हमें क्या बोलना पड़ा कि जो एटम्स है वो क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट करके रखते हैं, कैरी करते हैं एटम्स, ठीक। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 1900 तक में जो एटम्स है वो हमें पता चल गया था 1900 तक में कि एटम्स है वो इंडिविजुअल है, मगर वो एक ना एक तो क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो कंटेन करते ही हैं, ठीक है, इतना पता चला था। तो वो एक ना एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या नाम दिया था, किसने उसे डिस्कवर किया था, जे थॉमसन थे, उन्होंने डिस्कवर किया और उसका क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। और ये कैसे इन्होंने डिस्कवर किया और क्या कहते हैं कैसे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ये तो क्या कहते हैं आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको जितना पढ़ना होगा डिटेल में पढ़ना, ठीक। और उसके बाद देखो अभी हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। उसके बाद उसी दौरान, मतलब उससे भी पहले जो ईगोस्टीन थे वो क्या कहते हैं उन्होंने डिस्कवर किया था 1886 में, उन्होंने न्यू रेडिएशंस, क्या कहते हैं न्यू रेडिएशंस, एक गैस डिस्चार्ज में क्या कहते हैं डिस्कवर किया था। उनका नाम उन्होंने क्या दिया, केनाल रेस दिया। और ये रेस क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, ठीक है। और जो एक अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, वो भी क्या था, पॉजिटिव था। जो प्रोटॉन था वो क्या था, उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव का था, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन था, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई उसे को नाम दिया प्रोटॉन। तो ये जो ये प्रोटॉन था ये 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से मास में ज़्यादा था, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन का मास 1 यूनिट ले, तो सोचो हम 1 यूनिट ले तो मतलब इलेक्ट्रॉन 2000 टाइम्स छोटा है, तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो सेम होता है, बस बट इनके जो साइंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक। इतना क्लियर हो गया, इतना हमने मतलब पूरा ओवरऑल पढ़ा, ठीक है। इट सीम दैट, अब हम आगे चलते हैं। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखा गया कि जो एटम बी, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो मैटर है वो किससे बना है, एटम। अब हमने देखा कि एटम किससे बना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, है ना। और म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। अब देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर भी बहुत सारे वो हुए कि इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, गया एटम भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी हुई डिस्कवरीज, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट गए भी, है ना। तो हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो, इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, whereas electron could easily be removed off, but not protons. Now the big question was
what sort of structure did these particles of the atom form, we will find the answer to the question form। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं इनके जो चार्जेस हैं वो म्यूचुअली बैलेंसिंग है, ठीक है। और ये आप दिखते कैसे, जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है, तो उसको हम ईज़िली रिमूव भी कर सकते हैं, मगर जो प्रोटॉन है उसको हम ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते। देखो कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो कहने का मतलब, मान लो मेरा ये है, ठीक है, एटम है, तो इसमें प्रोटॉन यहाँ होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर होंगे, मतलब जो प्रोटॉन होंगे वो एटम के अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन हल्के से बाहर होंगे, जिस कारण प्रोटॉन को हम अलग नहीं कर सकते मगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल के फेंक भी सकते हैं, ठीक, ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद देखो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, तो इसमें देखो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर 3 में, अभी मैंने आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो क्या सजेस्ट कर रही थी कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, बट जो ये डिस्कवरी हुई थी टू फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जब डिस्कवरी हो गई थी, ये टू फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जब डिस्कवरी हो गई थी एटम्स के जो अंदर थे, लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इनको जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी फिर ये फेल हो गई थी हमारी, ठीक। इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन द एटम। अब हमें ये जानना था कि आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में कैसे है भाई, कैसे कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ भाई इनकी जगह है। साइंटिस्ट लोग को तो जो मिल गया, एक उंगली पकड़ाई तो सोचेंगे पूरा हाथ पकड़े, ठीक है, तो और सोच रहे थे, ठीक। तो फिर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसकी एक्सप्लेन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने प्रपोज किया अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स को। तो जिसमें जे थॉमसन जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को प्रपोज किया था, ठीक है। जे थॉमसन पहले वो थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अभी रहने दो, बाद में बताऊंगी ये बात, नहीं अभी रहने दो, बाद में बताती हूँ, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ना बताऊंगी, ठीक। ये देखो जे थॉमसन है, जे थॉमसन जो फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला मॉडल उन्होंने दिया था। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, एटम का उन्होंने मॉडल कैसे दिया था, देखो मैं आपको इसी से बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, जो एटम है ये सर्कल है ये पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये स्फीयर पूरा पॉजिटिव है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, उसमें क्या होता है, ये मान लो ये एक वाटरमेलन है, मान लो ये एक मेरा वाटरमेलन है, ठीक। तो ये वाटरमेलन में जो हमारा रेड पार्ट होता है ना, ये जो हमारा पूरा रेड पार्ट होता है इसके अंदर, मान लो पूरा रेड जो पूरा ये रेड पार्ट है, ठीक है, ये वाटरमेलन में जो पूरा रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर। उसको क्या नाम दिया, देखो जो वाटरमेलन होता है उसमें पूरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर, इसलिए इसको बोला गया, ये पूरा है ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर है। और इसके बीच में जो तरबूज के बीच में आपने उसके काले काले से बीज देखे होंगे ना, जो उसमें ऐसे बीज पड़े रहते हैं, काले काले से ऐसे बीज पड़े रहते हैं, उनको जो ऐसे बिखरे हुए होते हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया
ये नेगेटिव है, ठीक है। ठीक, उन्होंने इनको क्या नाम दिया, ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव स्पेयर था वो क्या है, हमारा पूरा प्रोटॉन, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो प्रोटॉन है वो पूरे ऐसे पूरा स्पेयर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं वाटरमेलन जैसे बीज बिखरे होते हैं वैसे हैं। या आप इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हो। जे थॉमसन के मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कि पूरा मॉडल होता है उसमें जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। पूरा केक हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन का बना है, और जो क्या कहते ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन भी ले सकते हो, जो उसमें पूरा रेड रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो उसमें ब्लैक 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 पार्ट है जो हमारे बीज होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बुक वाला पढ़ते हैं, ठीक। थॉमसन ने प्रपोज किया था, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग, ठीक। जो उन्होंने अपना जो मॉडल दिया तो सेम टू सेम एक क्रिसमस पुडिंग जैसा था। उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन्स है इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक पॉजिटिव चार्ज के स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है वह लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स जैसे हैं इन अ स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग में। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, हम वाटरमेलन को भी देख सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में ये स्प्रेड है ऑल ओवर द, जो रेड एडिबल पार्ट हमें दिखता है, ठीक, वाटरमेलन का। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टडीड किए हैं इन पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। और जैसे वही मैंने कहा कि जो पॉजिटिव पूरा जैसे रेड रेड वाला जो पार्ट होता है वो पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, जिसे हम प्रोटॉन कह देंगे। और जो उसमें जो हमारे सीड्स हैं वाटरमेलन के जो बीज हैं काले काले वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। या तो आप इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हो, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम उन्होंने बोला कि देखो क्वेश्चन क्या था कि आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में कैसे अरेंज है, तो उन्होंने भाई अपना बता दिया कैसे अरेंज है, ठीक है। अरे अब देखो उसके बाद थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने क्या बोला, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it। उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें एम्बेडेड है, ठीक। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पूरा जो एटम है वो पूरा न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों के जब चार्ज के इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल हो गए। तो ऑल्दो Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by the other sciences could not be explained by this model as we will see below। तो इन्होंने ये तो बोला कि ये न्यूट्रल है, मगर जब दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा तब ये जवाब नहीं दे पाए। फिर क्या हो गया, जवाब नहीं दे पाए, इनका मॉडल फेल हो गया, ठीक है। अब देखो कौन से साइंटिस्ट आए, हम आगे पढ़ते हैं कौन से साइंटिस्ट आए हैं। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड, एर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। एर्नेस्ट रदरफोर्ड थे जो वो, अब रदरफोर्ड का मॉडल आएगा। एर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टिंग थे कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं एटम में, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है एटम में। रदरफोर्ड डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसीलिए देखो वो भाई इनके ना जो ये थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उनके मॉडल से भाई उतने खुश नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपना भाई देखा कि आखिर ये कैसे अरेंज है, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो बहुत अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ
थिन गोल्ड फॉइल। देखो उन्होंने एकदम थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, उन्होंने एकदम थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि जब इसको एकदम थिन कर दिया, आपको पता है जो गोल्ड होता है वो बहुत मेलिएबल होता है, इसको इतना मेलिएबल कर दिया कि वो 1000, उसमें मतलब एक गोल्ड फॉइल में मतलब समझ लो 1000 एटम्स के थिकनेस के बराबर हो गया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि जो गोल्ड होता है उसका फॉइल बहुत, हम उसे क्या कहते हैं थिन कर सकते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं और उन्होंने कौन से पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स लिए, तो उस पर मतलब छोड़े थे, गिराए थे। तो उन्होंने देखो अब पढ़ते हैं, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, एकदम वो थिन से थिन लेयर पॉसिबल, थिन से थिन लेयर चाहती थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, ये गोल्ड फॉइल कितना था, 1000 एटम्स थिक था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डबली चार्ज हीलियम होते हैं आयंस। ये डबली चार्ज हीलियम आयंस क्या होते हैं ये बताऊंगी आगे। ठीक है, समझ लो, अभी याद कर लेते, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं, सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, और ये इनके पास मास होता है 4u का। अब ये क्या है, मास क्या 4u, ये भी सब बताऊंगी। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, देखो अगर हम थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अगर हम थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उन्होंने कहा कि पूरे मॉडल में ये क्या कहते हैं, पूरे मॉडल में रेड रेड पार्ट है वो पूरा क्या कहते हैं पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, और बीच बीच में जो क्या कहते हैं जैसे वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो समझ लो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें बीच बीच में एम्बेडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसमें। तो उन्होंने सोचा जब एम्बेडेड है तो सारे के सारे कहीं ना कहीं टकरा के जाएंगे, है ना, टकराएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो फिर देखते अब क्या हुआ क्या उन्होंने सोचा तो यही कि भाई अगर ऐसे रेंडमली एम्बेडेड है, उसमें बिखरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इधर से इधर टकराएंगे। जब वो वहाँ उसमें आप देखो, कोई भी मान लो आप एकदम फास्ट आ रहे हो, कोई आपके आगे बंदा खड़ा है, अब वहाँ से टकराओगे। अगर देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये देखो मानो ये एक उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, और यहाँ से वो ये अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं। ठीक है, ये एटम है, ये एटम है, हाँ, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स भेजे। तो इनके अकॉर्डिंग पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज पेयर होगा, है ना, पूरा पॉजिटिवली चार्ज पेयर होगा, और इनके बीच में कुछ क्या कहते हैं एम्बेडेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखो जब ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे भेज रहे हैं, बहुत सारे ये अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब ये भेजेंगे क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स टकरा के जैसे मान लो यहाँ पे इनको रास्ता, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको टकरा के वापस आना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा के आना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ टकरा के आना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ टकरा के आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ, मतलब ज़्यादा कर टकरा के वापस आना चाहिए। अगर हम इनको एकदम रास्ता साफ दिखा तभी ये बाहर निकल पाएंगे, वरना नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो मगर हुआ क्या, ये देखते हैं। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms, since the alpha particles were much heavier than the protons, क्योंकि जो alpha particles थे वो ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से। ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी अ लार्ज डिफ्रैक्शन, इसलिए वो उन्होंने लार्ज डिफ्रैक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट क्या कहते उन्होंने उतना डिफ्रैक्शन तो भाई जितना मैंने बताया वो अगर कुछ ना कुछ आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन से कुछ नहीं होगा, मगर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से तो कुछ ना कुछ तो उनमें डिफ्रैक्शन होना चाहिए ना। तो मगर देखो हुआ क्या, ठीक है,
आखिर हुआ क्या, ये देखो, ये इस फिगर में देखो, पहले बता देती हूँ, ठीक है। बाय बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मगर जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसने टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए थे, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, कौन से ऑब्जर्वेशन थे? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। फास्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल गए, मतलब कहीं किसी से टकराए नहीं होंगे, तभी तो एकदम स्ट्रेट लाइन में गए, है ना। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वही डिफ्लेक्ट हुए, वो भी स्मॉल एंगल से। वो मतलब जो फॉइल था गोल्ड फॉइल, उसमें जब वो गए थे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या कहते हैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound, ठीक है। और 12,000 में से मान लो एक ही जो पार्टिकल होगा अल्फा पार्टिकल का, वो वापस रिबाउंड आया, ठीक है। देखो हम अब इससे समझते हैं, हमने क्या सोचा था कि क्या कहते हैं, हमने ये सोचा कि ये मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक। हमने क्या सोचा था, ये एक एटम है, तो ये एटम में पूरा रेड 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 पूरा पॉजिटिव स्फीयर होगा, और इसमें जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होगा वो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स है तो इससे थोड़ा तो टकराना चाहिए ना भाई, मगर ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या भाई, ये भी हैरान हो गया रदरफोर्ड, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। जब इन्होंने पास किए अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चले गए एकदम। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, देखो यहाँ पे है ना, स्मॉल एंगल से हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। और बहुत कम पार्टिकल जैसे जो जिस लाइन में गए उसी लाइन से वापस आए। मतलब कहने का कि मानो अगर ये एक एटम है तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आए, ठीक है। देखो दोबारा समझाती हूँ। मानो ये हमारा एक अल्फा पार्टिकल है, ओह सॉरी, ये हमारा एक एटम है, ठीक है। और यहाँ से हम इस पे अल्फा पार्टिकल्स छोड़ रहे हैं, ठीक। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आधे से ज़्यादा क्या बहुत सारे पार्टिकल्स तो एकदम स्ट्रेट ही चले गए, ठीक। और कुछ पार्टिकल्स हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए, और उसमें से एक ऐसा पार्टिकल था, ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल था जो पूरा ही डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री पे। मैं इसको और थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ये देखो कैसे बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये एक एटम, ठीक, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स मान लो पूरे स्ट्रेट गए, कुछ तो एकदम स्ट्रेट गए, और कुछ हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और भाई एक तो ऐसा था ना, जिस लाइन से वो जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस भी आ गया, ठीक। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि एटम हमारा पूरा खाली होगा। जब वो खाली होगा तभी तो ये अल्फा पार्टिकल्स सारे चले गए। और मगर जो एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो जिस रास्ते से गया भाई उसी रास्ते से वापस आ गया, कहीं कोई इसको डल ढूंढ कर भाई कोई भूत भूत तो नहीं मिल रहा, जहाँ से गया वैसे ही वापस आया ना। देखो इसका मतलब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ पूरा एटम हमारा खाली है, हमारा पूरा एटम है वो खाली है। और इसमें जो बीच में कुछ एक ऐसा डेंस पार्ट है, कुछ एक ऐसा पार्ट है जो
जिस मतलब इसका पूरा जो ये एटम का जो ये वजन है वो यहीं पे है, क्योंकि पूरा एटम खाली है, तभी तो पूरा एटम खाली होने की वजह से ये सारे चले गए, एकदम सीधे चले गए। और यहाँ पे कुछ पूरा वजन यहाँ पे होगा, तभी तो ये जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे जो ये प्रोटॉन से ज़्यादा वजन हैवियर थे, वो मगर तब पर भी वो पूरे एकदम 180 डिग्री से बैंड हो गए। इसका मतलब यहाँ पे जो एटम का जो मास है वो एक ही जगह डेंस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, जिसके कारण वो पूरे क्या कहते हैं 180 डिग्री से वापस मुड़ गए, है ना। मतलब पूरा एटम खाली है, उसमें बीच में कुछ ना कुछ उस एटम का मास है। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला। देखो एनसीईआरटी में देखते क्या लिखा हुआ है। In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. उनके लिए तो एकदम वो ऐसे समझो कि तुमने एक 15 इंच एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर पे क्या कहते फायर किया, और वो आपको ही दोबारा कम्स बैक होगी, आपको ही हीट करने के लिए वापस है। तो लेट अस थिंक of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear sound of 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fence and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. तो मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि अगर एक वॉल है, अगर उस पर हम एक क्या कहते मान लो अगर हम उस वॉल पे एक स्टोन्स अगर हम फेंकते जाते हैं उस पर, तो जितने अगर हमने मान लो 10 स्टोन्स फेंके तो हमें 10 स्टोन्स स्ट्राइक किए उस पर, और हमें उनकी आवाज़ आई स्ट्राइक करने के लिए। बट वहीं पे अगर हम क्या कहते हैं एक वायर फैंस लें और उस पर अगर हम कोई कहें कि क्या कहते हैं एकदम मतलब कोई चाइल्ड ले जिसको एकदम उसको एकदम वो कर दे, कपड़े उपड़े बांध दे, आँख मतलब उसके बंद कर दे, एकदम आइस क्लोज कर दे, और तब हम उससे कहें कि तुम स्टोन को स्ट्राइक मारो, तो बहुत सारे स्टोन्स तो ऐसे होंगे कि वो एकदम चले जाएंगे, मतलब पास आउट हो जाएंगे। वो क्यों पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ पे खाली जगह होगी, तभी तो स्टोन निकल गए, है ना। और जो एक आधा स्टोन टकराया होगा गलती से तो वो टकरा गया, है ना। तो following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment. और ऐसे ही कुछ इन्होंने जो रदरफोर्ड थे इन्होंने कंक्लूड किया था ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। क्या किया था, इन्होंने कहा था मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम is empty because of the most alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. इन्होंने क्या कहा, बहुत सारा स्पेस जो एटम में है वो खाली है, क्योंकि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉइल। वो जो गोल्ड फॉइल के जो एटम रहता है उससे एकदम पास हो गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट किए हुए। तो इसका मतलब जो उसमें डिफ्लेक्ट ही नहीं किया तो मतलब खाली जगह होगी, तभी तो पास हो गए, है ना। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट किए थे फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से, इंडिकेटिंग दैट वो क्या इंडिकेट कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो क्या आपके देखो जो वो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, जो वो हमारे क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स थे, वो हल्के से रिपल्जन हुई, इसमें हल्के से वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब जो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बस मिला, जिसके कारण वो क्या कहते हैं डिफ्लेक्ट हुए। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम में बहुत कम
स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत कम। तो और उन्हें क्या, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्रैक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो एक बहुत छोटा, मतलब बहुत से बहुत एक आधा ऐसा था जो 180 डिग्री से अल्फा पार्टिकल्स वापस लौट आया। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जितने का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पर एक एटम में पूरा स्पेस, ज़्यादा का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है और थोड़े से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, और वहीं पे उसका पूरा जो एटम का जो मास है वो भी वहीं पे कंसंट्रेटेड है स्मॉल वॉल्यूम में। तो उन्होंने इस डाटा से क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रेडियस को आखिर कैलकुलेट कर लिया, और जो वो क्या कहते, जो था ना क्या कहते एटम में जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा था, उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मान लो उन्होंने क्या कहा कि जो ये न्यूक्लियस है ना, अगर मेरा जो ये न्यूक्लियस होगा ना सर्कल का, वो 10⁵ टाइम्स लेस देन होगा एक एटम का। मतलब क्या समझ आया? ये देखो, समझाती हूँ, 1 मिनट। देखो, मान लो ये मेरा एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर, इसका रेडियस, इस एटम का रेडियस, यहाँ पे मान लो, इसी को मैं थोड़ा और बड़ा पार्ट करूँ तो मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस एटम का, जहाँ पे सारा इसका मास है। तो इसका रेडियस, जो न्यूक्लियस का रेडियस है, ये जो न्यूक्लियस का रेडियस है मेरा, वो 10⁵ टाइम्स इस एटम के रेडियस से छोटा है। समझे? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि मान लो मेरे हाथ में, ये एक बॉल है, मेरे हाथ में मान लो एक बॉल है, ये बॉल मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मेरा एटम कितना बड़ा होगा, इसके 5 किलोमीटर मान लो मेरा रेडियस होगा, 5 किलोमीटर रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उतना बड़ा मेरा एटम होगा, और ये मेरा छोटा सा न्यूक्लियस होगा। मान ली मेरा छोटा सा बॉल है, इस छोटे से बॉल से अगर मैं 5 किलोमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाऊं तो वो मेरा एटम होगा और ये मेरा न्यूक्लियस होगा। अब सोच लो कितना छोटा होगा एक न्यूक्लियस। देखो एटम कितना छोटा होता है, एक तो एटम ही इतना छोटा था, हमें दिखता नहीं है। अब देखो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम्स एटम के रेडियस से, जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो छोटा है। सोचो अब न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, समझे? मतलब जो एटम का रेडियस है और जो न्यूक्लियस का रेडियस है, जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस, और जो एटम का रेडियस है, एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम छोटा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट के, रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, और इन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया विच हैड फ्लोइंग फीचर्स, जिसके पास फ्लोइंग फीचर्स थे। क्या था कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था एटम में, उन्होंने
जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था एटम, एक एटम में, उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कहा कि जो एटम का जितना मास है वो सारा किस में है, न्यूक्लियस में ही है। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पार्ट्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहते इम्बेडेड नहीं है एटम के अंदर, वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कहते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कहते एटम के अराउंड। ठीक, मतलब जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के ही क्या कहते हैं अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे। देखो मान लो मेरा ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है ना, तो ये मान लो जैसे सर्कुलर पाथ हो गए, तो यहाँ पे मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। तो मतलब वो एटम में ना न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, ये उन्होंने कहा। और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर हम एटम के साइज से कंपेयर करें न्यूक्लियस का साइज, तो बहुत 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 ज़्यादा छोटा आएगा। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड्स के मॉडल के। रदरफोर्ड्स के मॉडल के ड्रॉबैक थे, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कि जो रेवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, ये सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेबल नहीं था। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलेशन। ड्यूरिंग एसिलेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this was so, the atoms would be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. देखो टोटल ओवर क्या कहना चाह रहा है रदरफोर्ड ने, क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे इनके आसपास क्या कहते घूम रहे हैं, यही कहा उन्होंने। ठीक, बट जब इलेक्ट्रॉन्स कोई भी चीज़ एक सर्कुलर मोशन में जब एसिलेट होती रहती है, मतलब घूम रही एसिलेट हो रही है, तो वो एनर्जी को रिड्यूस करती रहेगी, एनर्जी छोड़ती रहती है। ठीक है, तो जब वो एनर्जी छोड़ती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे 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 जब अपनी एनर्जी को लूज़ करती जाएगी, तो धीरे 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 उसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा था, तो जब ये अपनी एनर्जी छोड़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये थोड़ा कम हो गया है, ऐसे और ऐसे पाथ हुआ, फिर ऐसे पाथ हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जो न्यूक्लियस में ये फॉल कर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो भाई जो एटम है वही क्या कहते हैं ब्रस्ट हो जाएगा, हमारा एटम ही नहीं बचेगा, एटम ही नहीं बचेगा, और ये फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। मगर हम क्या कहते हैं कि जो एटम है वो हमारा क्या है, क्वाइट स्टेबल है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का यही ड्रॉबैक था कि वो ये बता ही नहीं पाए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बस इतना बता दिया कि वो घूम रहे हैं एक सर्कुलर पार्ट में, मगर ये नहीं बताया कि वो सर्कुलर पार्ट में घूम रहे हैं। तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा साइंटिस्ट ने कि जब कोई भी एक पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में एसिलेशन करता जाता है, तो एसिलेशन के दौरान उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी को लूज़ करेगा, और जब ये एनर्जी लूज़ करेगा तो धीरे 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 करके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अगर ऐसा होगा कुछ तो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और जो मैटर है वो क्या कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस फॉर्म में हम उसे देखते हैं। तो बट हम ये जानते हैं कि जो एटम्स है वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया। ठीक, अब देखो बच्चे पार्टी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, और
इतना तक पहले क्लियर कर लेना, ठीक। अगर इस वीडियो में कोई भी यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आपको और सारी वीडियोस मिलती रहे, और शेयर भी कर देना ताकि और आपके दोस्त भी और अच्छे से पढ़ ले क्लास में, ठीक। थैंक यू।